सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और वो सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। लॉ ऑफ वन, एक कानून, एक का ज्ञान, एक का तरीका। कई नाम, लेकिन सारांश एक ही है कि वननेस। इस 7वें सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये 7वां सत्र 25 जनवरी 1981 को रिकॉर्ड किया गया। इस किताब की सारी जानकारियां बहुत ही तरल हैं। आप चाहे तो जान सकते हैं, समझ सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी फ्री विल अलाउ नहीं कर रही है तो आप इन्हें नजरअंदाज भी कर सकते हैं, पूरी तरह खारिज भी कर सकते हैं। ये आपकी फ्री विल है जो अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। सो आज का सत्र शुरू करते वक्त ही हम रा का जो सबसे पहला सेंटेंस है वो उसी से शुरू करते हैं। हम रा हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद शुरू करते हैं। डॉन इस सेशन में सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि आपने बताया था कि आप ग्रहों के महासंघ के सदस्य हैं। क्या आप बताएंगे कि सेवा के क्या रास्ते हैं, आप किस तरह की सेवा प्रदान करते हैं, और महासंघ के अन्य सदस्य भी क्या इन सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं? आप थोड़ा इस बात पर प्रकाश डालें। रा जवाब देते हैं कि हमारी समझ से आप हमसे यही पूछना चाह रहे हैं कि हम सेवा दे रहे हैं, जो हमारे महासंघ के हिस्से हैं क्या वो भी सेवा देना चाहते हैं और देते हैं, बजाय उस सेवा के जो हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। रा आगे बताते हैं कि जो सेवा हम देते हैं वो उन लोगों के लिए होता है जो लोग हमें कॉल करते हैं, जो कि उस त्रुटि या जरूरत के वर्ग को उस संख्या से विभाजित करने से मिलती है जो इस रचना के एकता के प्रति जागरूक नहीं है, जो एक के कानून को नहीं जानते। और ये उन लोगों की स्वतंत्र इच्छा का संकेत देता है। यानी कि जितने लोग कॉल करते हैं उनकी संख्या के वर्ग को उन लोगों की संख्या से विभाजित किया जाता है जो कि कॉल नहीं कर सकते हैं। इसका समीकरण कुछ इस तरह से है और इसके नीचे एक समीकरण दिया गया है। फ्रेंड्स, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम इसे बड़ी आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉल यानी कि मदद की इच्छा, कि कोई भी पृथ्वीवासी जो कि वननेस में विश्वास रखता है, जो अनंत रचयिता के प्रेम में विश्वास रखता है, वो जब निस्वार्थ भाव से मानव जाति की मदद के लिए कुछ करना चाहता है तो वो रा
को कॉल पर बुला सकते हैं, रा की मदद मांग सकते हैं। अब इस तरह से किसी एक सोच को लेकर जब कई लोग रा को पुकारते हैं, रा की मदद मांगते हैं, तो इसे कॉल कहा जाता है। अब आइए इस लॉ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जब हमें कोई समस्या होती है तो हम भगवान को पुकारते हैं। पृथ्वी में ऐसी कई तरह की समस्याएं और परेशानियां आती जाती रहती हैं। कई बार हमें किसी हमारे अच्छे कार्य के लिए मदद की जरूरत होती है। कभी हमें कुछ सीखना होता है, जैसे कि मेडिटेशन हो या कोई और सेवा हम किस तरह से करें उस बारे में हमें और जानकारी चाहिए होती है। इन सभी चीजों को हम सेवा में ही गिनते हैं। आज हम सब मिलकर जो रात को 9 बजे मिलते हैं, ये भी एक तरह की सेवा ही है। हम भी सेवा ही कर रहे हैं। सिर्फ ध्यान रखना यह है कि ये सेवा करते वक्त किसी की भी आजादी का उल्लंघन ना हो। फ्री विल सबसे महत्वपूर्ण है। और रचयिता ये भी कहते हैं कि इस सेवा की जरूरत क्या, यह सेवा किस तरह से देनी चाहिए, इसका एक छोटा सा रहस्य है। ये रहस्य रचयिता कहते हैं कि दो तो ऐसे दो कि सामने वाला खुद से मांगे। यानी आप जो सेवा देना चाह रहे हो उसका महत्व लोगों को पहले समझाएं, और उसका महत्व जब उन्हें पता लगता है तब वो खुद आपके पास आकर उस सेवा के बारे में और जानकारी लेना चाह रहे हो। इस तरह से की गई सेवा पूरी तरह फ्री विल के अंदर आती है। इस सेवा को किस तरह से राह से हमें मदद मिल सकती है, इसके लिए लॉ ऑफ स्क्वायर हमारे लिए अनंत रचयिता ने बनाया है। बताया गया थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल है, इसलिए पहले इसके बारे में थोड़ा डॉन जो पूछना चाहते हैं इसके बारे में जानते हैं। रहा हूं कि इस समय आपको इस ग्रह से संपर्क करने में जो कठिनाई हो रही है वह यहाँ के लोगों की मिश्रित सोच के कारण है। कुछ एकता के बारे में जागरूक हैं, कुछ नहीं है, और इसी कारण से आप खुलकर सामने नहीं आ सकते या अपने होने का कोई प्रमाण नहीं दे सकते। क्या यह सही है? इस पर राज जवाब देते हैं, जैसा कि हमने अभी कार्ला के माध्यम से दोहराया, हमें आपकी समूह के सभी भागों को उसके माया के विभिन्न रूप में एकीकृत करना पड़ता है। तब इसके जोड़ को हमारी सेवा करने की क्षमता के सीमा के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि हमें आपके सभी लोगों के सोच को समझना पड़ता है, क्योंकि सारे सोच मिश्रित हैं, इसलिए हमें दिक्कत आती है। तो इसका सारांश जहां तक मैंने समझा है ये है कि जब एक सोच को लेकर एक व्यक्ति और उसके साथ अन्य कई व्यक्ति जुड़ जाते हैं तो इस सोच को समझना राह के लिए आसान हो जाता है। एक अगर छोटा सा एग्जाम्पल हम इस चीज का लें तो पत्री सर का ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, जब ये सोच लेकर पत्री जी ने ध्यान का प्रचार शुरू किया और उनसे लोग जुड़ते गए, तो वो हुआ जो हम आज देख रहे हैं। पीएसएसएम एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में उभरा और पृथ्वी पर कई लाखों लोग ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत मूवमेंट से जुड़ गए। तो इस तरह से जब कोई एक सोच लेकर जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है और उसके साथ लोग जुड़ते जाते हैं तो उस सोच की मदद करने के लिए राह बड़ी आसानी से आ सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग लोग अलग अलग मिश्रित सोच, मिश्रित विचारों से आगे बढ़ते हैं तो उसे और या उन समूहों को मदद करना राह के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर इसी के साथ राय ये भी कहते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि सेवा या वर्क के कानून यानी लॉ ऑफ सर्विस और स्क्वायर जो रचयिता ने हमें दिया है। लॉ ऑफ स्क्वायर की मदद से कॉल करने वालों यानी मदद मांगने वालों की इच्छाओं का वर्ग हो जाता है, यानी कि ये बढ़ जाता है और हम सेवाएं दे पाते हैं। अन्यथा आपके माया के इस समय अथवा स्थान में
इस वर्तमान निरंतरता में हमारा कोई महत्व नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि अगर पृथ्वी तल पर मानव जाति की मदद के लिए कोई इच्छा या कोई वर्ग काम करना चाहता है, और अगर उसकी इच्छा रा तक ना पहुंचे तो रा कभी मदद ना कर पाए। तो यहाँ पे यहाँ यानी कि ये बढ़ जाता है और हम सेवाएं दे पाते हैं। इससे रा क्या कहना चाहते हैं, या लॉ ऑफ स्क्वायर एग्जैक्टली अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो लॉ ऑफ स्क्वायर में ये कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति जो वननेस में विश्वास रखता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो मानव जाति की मदद करना चाहता है, या किसी भी दूसरे ग्रह पर, ब्रह्मांड में कई ग्रह हैं, कई सारे सिविलाइजेशंस हैं, तो कोई भी अगर एक व्यक्ति अच्छी सोच के साथ राह से मदद मांगता है तो उसे एक कॉल कहेंगे। लेकिन वो एक व्यक्ति होने के बावजूद भी उसका जो काउंट है, या उसे इनफाइनाइट काउंट किया जाएगा। तो जो पहला व्यक्ति होगा वही इनफाइनाइट काउंट किया जाएगा, वह चाहे एक ही हो। और मान लो उसी जैसी सोच वाला एक और व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, तो फिर ये जो लॉ ऑफ स्क्वायर है, ये इसे 2 × 2 इस तरह से काउंट करेगा, जो हमें आंसर देगा 4। नाउ उसी सोच का तीसरा व्यक्ति अगर जुड़ जाता है, तो हमारा जो पहला आंसर था 4 × 2, यानी हमें तीसरे व्यक्ति के जुड़ने के साथ ही हमारा नेक्स्ट जो आंसर मिलता है वो है 8। अगर इस आंकड़े में अगर एक और व्यक्ति आ जाता है तो 8 × 2, तो हमें आंसर मिलता है 16। तो इस तरह से अगर हम एक एक व्यक्ति के जुड़ने के साथ साथ इस फॉर्मूला के साथ आगे बढ़े तो हमें आंसर मिलता है 1064 एट द 10th लेवल। यानी जब एक ही सोच के 10 लोग जुड़ जाते हैं तो हमारा जो काउंट होता है वो हो जाता है 1064। यानी 1064 की कॉलिंग रा को मिल रही है, इस तरह से इसका मतलब हो जाता है। और लॉ ऑफ स्क्वायर के हिसाब से इस नंबर को, यानी 1064, इस नंबर को उस ग्रह की पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जो कि जिन्हें जो अनजान है लॉ ऑफ वन से, जो अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं, जो शायद अभी कनेक्ट ही नहीं हुए ईश्वर से या अनंत रचयिता के इस वननेस से, अनजान हैं, उनका जो काउंट है उससे इसको भागा जाता है। और इस तरह से हमें जवाब मिलता है वह 1.19, जो कि 1 या 2 की कॉलिंग हो सकती है। तो यहाँ डॉन थोड़ा सा हैरान परेशान हो जाते हैं कि इस गणना का क्या परिणाम होगा। तब रा कहते हैं कि परिणाम देना मुश्किल है, यह लगभग 1064 है। कॉल करने वाली इकाइयां कभी कभी अपनी कॉलिंग में पूरी तरह से एक सोच की नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, एक सोच होना बहुत जरूरी है, और इस प्रकार वर्ग थोड़ा कम होता है। इस प्रकार कॉल करने वालों के आंकड़ों में कुछ समय बाद कमी आने लगती है। हालांकि इस वर्ग के तरीकों से शायद आप इस आंकड़ों के रूप में सही की गई जानकारी को देख सकते हैं, यानी कि आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। अब आगे डॉन पूछते हैं कि सेवाओं के लिए कितनी इकाइयों ने कॉल कर रही हैं। राज जवाब देते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से 3,52,000 इकाइयों द्वारा बुलाया गया। महासंघ के संपूर्ण इकाइयों को 632 मिलियन इकाइयों द्वारा बुलाया गया है। इन संख्याओं को आसान किया गया है। अब डॉन पूछते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये फिगर्स, इन अंकों पर यदि वर्गों के नियम को लागू किया जाए तो क्या परिणाम आएगा। रा कहते हैं कि सीमित अर्थों में इस संख्या का अनुमान लगाना अर्थहीन है, क्योंकि हमें कई कई अंक मिलते जाएंगे। हालांकि इससे एक बड़ी संख्या में कॉल बनती है, कॉल यानी मदद, जिसमें हम पूरे ब्रह्मांड के लोग महसूस करते हैं और सुनते हैं। जैसे कि हमारी अपनी इकाइयां बहुत बड़ी और तीव्र दुख की ओर विकृत हो गए हों,
और उन्हें हमारी सेवा की जरूरत हो। इस चीज को हम हमारे पुराणों में जो कहा गया है कि जब धरती पर अनाचार बढ़ता है और सब भगवान को पुकारते हैं, तो वह जरूर अपना स्वरूप ले लेते हैं और दुष्ट दुष्टों का संहार करते हैं। तो कुछ इसी तरह से ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जब एक सोच के लोग किसी बड़ी मुश्किल में होते हैं, किसी बड़े दुख में होते हैं, और ये रा को पुकारते हैं या ब्रह्मांड को पुकारते हैं, तो रा उनका जवाब देते हैं, उन्हें मदद करते हैं। डॉन ये भी जानना चाहते हैं कि इस लॉ ऑफ स्क्वायर को आसानी से कैसे हम अप्लाई करें, किस तरह से इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझें। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल रा देते हैं कि अगर हम 10 लोग कॉल करते हैं, तो हम उन्हें 100 नहीं मानते, हम उन्हें 1064 मानते हैं। और अगर इतने सारे लोग एक सोच और एक उद्दिष्ट से हमें बुलाते हैं, तो उनके सवालों का जवाब, उन्हें मदद जरूर दी जाती है। अब इस पर डॉन पूछते हैं कि किस बिंदु पर यह कॉल आपके लिए पृथ्वी पर खुले तौर पर लोगों के बीच आने के लिए पर्याप्त होगा। पृथ्वी पर कितनी इकाइयों को महासंघ को बुलाना होगा। इस बात पर बड़ा ही मार्मिक जवाब रा देते हैं कि हम आप लोगों के बीच आने की संभावना के लिए बुलाए जाने की संख्या की गणना नहीं करते, बल्कि जब एक संपूर्ण समूह जो सभी चीजों की अनंत चेतना को जान जाते हैं, यानी जो अनंत रचयिता की वननेस प्रिंसिपल को मानते हैं, उनके बीच सभी की सहमति से हम संपर्क कर लेते हैं। और यह आपके लोगों के बीच केवल इक्का दुक्का उदाहरणों में ही संभव हो पाया है। तो ये बहुत ही रेयर है, बहुत कम बार हुआ है, ये भी रा मानते हैं। तो ये मदद जब कोई एक समूह मांगता है, तो किस तरह से रा उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है और मदद किस तरह से दी जाती है, इसके बारे में आगे बताया गया है। ऐसे मामले में जहां महासंघ के एक समूह जो रचयिता का सेवक है, यानी मानव जाति के सेवक हैं, इस स्थिति को देखते हैं, और यदि उनके पास उचित सहायता के लिए एक सुझाव है जो केवल आप लोगों के बीच ही किया जा सकता है, तो इस योजना की इच्छा रखने वाले समूह इसे शनि की काउंसिल के सामने रखते हैं। यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है, तो क्वारंटाइन को हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे जहां तक मैंने समझा है, राय ये कहना चाहते हैं कि जब कोई समूह कोई बहुत अच्छी इच्छा रखते हैं और उनके पास मानव जाति के उद्धरण के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके बेहतरी के लिए अगर कोई सुझाव है, तो वो सुझाव शनि की काउंसिल के सामने रखा जाता है। और अगर शनि की काउंसिल उस सुझाव से प्रेरित होती है, अगर उन्हें वो सुझाव सही लगता है, तो रा और ब्रह्मांड से मैं हमें मदद बड़ी आसानी से मिल जाती है। यानी क्वारंटाइन हटा दिया जाता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाते हैं, और हमें मदद के लिए ब्रह्मांड पहुंच जाता है। यहाँ पे एक और बात जो मैंने कुछ वीडियोस देखकर ये भी समझी कि कैसे पता लगता है कि कौन सा सुझाव हो या कौन सा एक्शन लिया जाए परिस्थिति को बदलने के लिए या परिवर्तन के लिए। तो यहाँ पर वाइब्रेशन एंड टेलीपैथी ये बहुत ही जरूरी होते हैं। रा जो एनर्जी बींग्स हैं, ये टेलीपैथी से ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वाइब्रेशंस एंड एनर्जी लेवल्स पे काम करते हैं। तो हर वो चीज, यहाँ कोई सच या झूठ, कोई अवडंबर नहीं होता, क्योंकि हर चीज टेलीपैथी यानी वाइब्रेशन के लेवल पर बिना किसी वर्बल कम्युनिकेशन के अपने आप एक दूसरे तक पहुंचती है। तो इस तरह से अगर एक विचार के लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं, पूरी निष्ठा के साथ और पूरी मेहनत के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो उनकी वाइब्रेशंस टेलीपैथिकली रात तक पहुंचती है और उन तक मदद किसी ना किसी तरह से पहुंच ही जाती है।
आगे डॉन पूछते हैं, मेरा यहाँ एक प्रश्न है। मेरा मानना है कि ये काउंसिल के बारे में जिम ने पूछा है, इसके सदस्य कौन हैं और काउंसिल कैसे कार्य करती है। रा जवाब देते हैं कि काउंसिल के सदस्य महासंघ के प्रतिनिधि हैं और आपके आंतरिक स्तरों के कंपनता के हैं, यानी कि धरती के अंदर रहते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि कई सारे काउंसिल मेंबर्स और द हायर कॉन्शियसनेस धरती के इंटरनल प्लेन्स में रहते हैं और वाइब्रेशंस को फॉलो करते हैं, जिनके ऊपर आपके तीसरे घनत्व की जिम्मेदारी होती है। तो इन एनर्जी बीइंग्स पर हमारे थर्ड डिमेंशन, थर्ड डेंसिटी की जिम्मेदारी होती है। इनके नाम महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उनके कोई नाम नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर हम पृथ्वी तल पर देखें तो पहचान इंसान की सबसे बड़ा शत्रु है, उपाधि, जो ईगो और सुपीरियोरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए एनर्जी बीइंग्स के कोई नाम नहीं होते, कोई पहचान नहीं होती। आपकी कोई भी इकाई नाम जानना चाहते हैं और इसलिए कई मामलों में उन नामों का उपयोग किया जाता है जो प्रत्येक इकाई के वाइब्रेशन के अनुरूप होते हैं। हालांकि नाम की अवधारणा काउंसिल का हिस्सा नहीं है। यदि नामों का अनुरोध किया जाता है तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, हालांकि सभी ने नाम नहीं चुने हैं। वो संख्या जिसमें काउंसिल के सदस्य लगातार सत्र में बैठते हैं वो 9 होते हैं। हालांकि संतुलन के माध्यम से इसके सदस्यों की संख्या में विभिन्नता होती है, जिसे आप अनियमितता कहते हैं। तो काउंसिल मेंबर्स का आंकड़ा 9 रहता है, जो सभी कार्यरत कभी होते हैं कभी नहीं होते, यानी कि उनकी संख्या अनियमित रूप से 9 होती है। वह काउंसिल की बैठक या अधिवेशन है। इस काउंसिल का समर्थन करने के लिए 24 इकाइयां हैं जो अनुरोध के अनुसार अपनी सेवाएं देती हैं। सो यहाँ तक हम इतना तो समझ ही गए हैं कि इस काउंसिल के 9 मेंबर्स हैं और इसके ऊपर एक दूसरी काउंसिल है जिन्हें हम ग्रह रक्षक या गार्डियंस भी कह सकते हैं, जो कि एक एडवाइजरी बोर्ड की तरह से काम करता है, जो इन 9 मेंबर्स को एडवाइस देता है और उनका मार्गदर्शन करता है। इनका 24 और ये सभी मेंबर्स एक दूसरे से टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं। काउंसिल 9 की अखंडता या एकता के साथ टेलीपैथिक संपर्क के माध्यम से कार्य करते हैं, यानी कि सब टेलीपैथी से आपस में जुड़े होते हैं। वो सामंजस्य पूर्ण रूप से आपस में मिलते हैं ताकि एक का कानून आसानी से आगे प्रचलित हो सके। जब सुझाव की आवश्यकता होती है तो काउंसिल के सदस्य इस आवश्यकता को बरकरार रखते हैं, इसे संतुलित करते हैं और फिर सुझाव देते हैं कि क्या उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। बरकरार इसमें पहला, महासंघ में समूहों को शामिल करने का कर्तव्य शामिल है। तो जो मुख्य कर्तव्य हैं इस बारे में आगे बताया गया है कि इस 9 सदस्यीय समिति के क्या कर्तव्य हैं। तो सबसे पहला है कि महासंघ में समूहों को शामिल करने का कर्तव्य है। अब ये जो समूह है, ये पृथ्वी तल पर काम कर रहे वो लोग हैं जो निस्वार्थ सेवा कर कर एक सोच के साथ मानव जाति की सेवा करना चाहते हैं। तो महासंघ में इन समूहों को शामिल करना, ये इस 9 मेंबर काउंसिल का सबसे पहला कर्तव्य है। दूसरा, उन लोगों को सहायता करना जो महासंघ के हिस्सा हैं लेकिन अनिश्चित हैं कि किस तरह उन समूहों की मदद की जाए जो सहायता मांग रहे हैं। तो ये उनका दूसरा कर्तव्य रहा। इसके अलावा कॉल और कानून के अनुरूप कॉल करने वालों की संख्या कितनी है ये देखना, और इसमें कोई विरोधाभास तो नहीं है, इसकी जांच करना भी इस 9 मेंबर काउंसिल के मुख्य कर्तव्यों में से एक है। तीसरा कर्तव्य होता है काउंसिल के अपने आंतरिक सवाल जिस पर विचार किया जाता है।
तो इस तरह से काउंसिल के मुख्य कार्य रा ने बताए हैं। यदि काउंसिल को कोई संदेह या उलझन होता है तो वो उन 24 सदस्यों से संपर्क करते हैं, जो फिर काउंसिल को आपस में विचार विमर्श करके सबके सहमति से निर्णय विचार देते हैं। काउंसिल तब किसी भी सवाल पर फिर से विचार कर सकती है। तो इस तरह से काउंसिल की पूरी जानकारी रा ने हमें दी है। द 9 मेंबर काउंसिल ये काफी फेमस है और कई किताबों में भी इसका जिक्र है। अब डॉन पूछते हैं, क्या 9 की काउंसिल वही 9 है जिसके बारे में इस किताब में बताया गया था? ये किताब है यूरी गेलर के बारे में। इसे लिखा है एंड्रिया पुहारिक ने। एंड्रिया हेनरी प्यूहारिक, ये और यूरी गेलर ये एक्चुअली दोस्त होते हैं। बहुत ही फेमस किताब है ये। यूरी गेलर एक साइकिक होते हैं जिन्हें काफी सारी कनेक्शंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कनेक्शंस, रियलाइजेशंस होते हैं। इनके स्पेस कनेक्शंस काफी स्ट्रांग होते हैं और जिनसे इन्हें कई तरह के अनुभव होते हैं। और ये अनुभव उनके दोस्त एंड्रिया प्यूहारिक ने कई बार विटनेस किए होते हैं। एंड्रिया पुहारिक एक साइंटिस्ट हैं और यूरी गेलर एक सामान्य इंसान, however with a lot of psychic abilities। तो डॉन पूछते हैं कि क्या इस किताब में जो 9 की काउंसिल के बारे में बताया गया है, क्या यही ये 9 की काउंसिल है? रा कहते हैं, काउंसिल ऑफ 9 के दो मुख्य स्रोतों द्वारा कम अविकृत रूप से रखा गया था। एक मामले में तो माध्यम अथवा चैनल, यानी कि उसने इस बारे में एक किताब लिखी थी, और दूसरे के माध्यम या चैनल लेखक नहीं था, यानी कि उसने इसे लिखकर इसकी कॉपीज नहीं बनाई थी। हालांकि लेखक की सहायता के बिना ऊर्जा माध्यम या चैनल में नहीं आएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है इसमें। तो यहाँ पे डॉन अपने जिन नामों की बात की थी वो है मार्क रॉबर्ट और हेनरी प्यूहारिक। सो हेनरी प्यूहारिक, मार्क रॉबर्ट जो होते हैं वो लेखक होते हैं, और हेनरी प्यूहारिक जो है वो एक चैनल है एंड ही वो लेखक नहीं है। लेकिन इस कथन में यही कहा गया है कि लेखक की सहायता के बिना ऊर्जा चैनल में नहीं आएगी। तो लेखक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उस बुक के द्वारा एनर्जी को चैनलाइज करना। रा कहते हैं हाँ ये सही है। इसके आगे डॉन पूछते हैं कि मैं एक के कानून को लागू करने में दिलचस्पी रखता हूं, क्योंकि यह स्वतंत्र इच्छा से संबंधित है, और मैं इसे विज्ञापन ही कहूंगा जो कि यूएफओ संपर्क के द्वारा इस ग्रह के साथ किया गया है। यानी कि काउंसिल ने पिछले 30 वर्षों में कई बार क्वारंटीन हटाने की अनुमति दी है। इससे मुझे यह लगता है कि हम अभी जो कर रहे हैं वो विज्ञापन की तरह ही है, ताकि अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। क्या मैं सही हूं? इस पर रा जवाब देते हैं, आपको इसे समझने के लिए अपने दिमाग के उस विचार को सुलझाना होगा, ताकि आपके सवाल में सुधार हो सके और आपको उचित जवाब मिल सके। इसलिए आपको हमारे साथ थोड़ा धैर्य रखना होगा। शनि की काउंसिल ने आपके द्वारा बताए गए समय अथवा स्थान निरंतरता नहीं दी। अनिश्चित मात्रा में कुछ लैंडिंग जरूर हुई थी। इनमें से कुछ लैंडिंग आपके लोगों द्वारा किया गया था। कुछ लैंडिंग उन इकाई द्वारा किया गया था जिन्हें आप ओरियन के समूह के रूप में जानते हैं। दूसरे, यह अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि वो आप लोगों के बीच रहकर क्वारंटाइन को ना तोड़ें। वो बस उन लोगों के बीच विचार रूप की क्षमता में प्रकट हो सकते थे जिनकी सोच उनके तरह की हो, या जिनके पास उन्हें देखने की आंख हो।
तीसरा, आप यह मानने में सही हैं कि अनुमति उस समय अथवा स्थान पर दी गई थी जिसमें आपका पहला परमाणु उपकरण विकसित किया गया था और महासंघ के सदस्यों द्वारा आपके लोगों की सेवा इस तरह से हो कि रहस्य पैदा हो जाए। यदि विज्ञापन से आपका यही मतलब है तो ये सही है। इन घटनाओं के रहस्य और अज्ञात गुण के द्वारा हम आपको इस आशा और इरादे के साथ अनंत संभावना के बारे में जागरूक करना चाहते थे। जब आपके लोग अनंतता को समझते हैं, तभी और केवल तभी एक के कानून के लिए प्रवेश द्वार खोला जा सकता है। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.